मेरी सासू माँ ने मुझे अपने ससुर के साथ गांव में भेजा था। एक दिन मैं बारिश में भीगकर घर के अंदर आई। मुझे एहसास हुआ कि मेरी साड़ी पूरी तरह से भीग चुकी थी और बाल खुले होने की वजह से मेरे कंधों पर लहराते हुए गिरे हुए थे। पानी की बूंदें अभी मेरे चेहरे और बालों से टपक रही थी और हल्की सी ठंड मुझे महसूस हो रही थी। बारिश में भीगने का ये एक अलग ही अनुभव है। घर में मोमबत्ती की हल्की रोशनी और बाहर से आती तेज बारिश की आवाज ने माहौल को और भी खास बना दिया था। मैंने साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए ससुर जी से कहा, बाबूजी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दीजिए, नहीं तो पानी अंदर आ जाएगा। जैसे ही उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन इनकी नजरें कुछ देर के लिए मुझ पर ठहर गई। वे मुझे नीचे से ऊपर तक देखने लगे। शायद ये देख रहे थे कि मैं पूरी तरह भीग चुकी हूँ। मुझे उनके देखे जाने का आभास हुआ, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज करते हुए कहा, बाबूजी मोमबत्ती लेकर ऊपर चलिए ताकि मैं कपड़े बदल सकूं और आराम से बैठ सकूं। ससुर जी ने थोड़ी देर बाद नजरें हटाईं और हामी भरते हुए कहा, ठीक है बहू, चलो ऊपर चलते हैं। हम दोनों ऊपर के कमरे में गए। फिर मैं बाथरूम में गई और बाबूजी को बुलाया और कहा, बाबूजी, यहाँ इतने सारे नल क्यों खुले हुए हैं? आप देखिए और पानी बंद कर दीजिए। बाबूजी बाथरूम में आए और नल बंद करने लगे और मेरा गलती से पाँव फिसल गया और बाबूजी ने मुझे कमर से कसकर पकड़ लिया। मुझे पहले से ही अंदेशा था कि कुछ खास बात है, क्योंकि वे बिना किसी खास कारण के मुझे इतनी जल्दी कॉल नहीं करती। मैंने फोन उठाया और उनकी आवाज में हल्का सा तनाव महसूस किया। बहू, तुम्हें तुम्हारे बाबूजी के साथ गांव जाना होगा, सासू माँ ने सीधे तौर पर कहा। ये सुनते ही मैं थोड़ी चौंक गई। मेरे दिमाग में तुरंत ये विचार आया कि आखिर वो खुद क्यों नहीं जा सकती और क्यों मुझे जाना पड़ रहा है। मैंने शांति से कहा, सासू माँ, आप और आपके बेटे दोनों नहीं जा सकते। क्या मेरे ऑफिस का भी काम है? सासू माँ ने थोड़ा संजीदा होकर जवाब दिया, तुम जानती हो न बहू, जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ मेरी तबीयत खराब हो जाती है और तुम्हारा पति वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता है या फिर अपने आवारा दोस्तों के साथ शराब पीने चला जाता है। उसे समझाने से भी कोई फायदा नहीं होता, इसलिए मुझे तुम पर भरोसा है। बहू, उनके कहे में सच्चाई थी। मेरे पति अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताने में ज्यादा रुचि लेते थे और घर के कामों में उनकी दिलचस्पी बहुत कम थी। मैंने स्थिति को समझते हुए सासू माँ से कहा, ठीक है सासू माँ, जैसा आप चाहे। बहू, तुम्हें प्रॉपर्टी का काम देखने के लिए जाना है। ये बहुत जरूरी है और तुम ही इसे अच्छे से संभाल सकती हो। बाबूजी के साथ बस सोमवार से बुधवार तक रहना होगा। गुरुवार को काम खत्म करके तुम शुक्रवार या शनिवार को वापस आ सकती हो। सासू माँ ने मुझे शांत कराते हुए कहा, ठीक है सासू माँ, आप चिंता मत करें, मैं बाबूजी के साथ चली जाऊंगी। मैंने उन्हें आश्वस्त किया। वह सप्ताहांत बहुत जल्दी आ गया और मैं सोच रही थी कि गांव जाना मेरे लिए एक नया अनुभव होगा। अगर बड़ा और सुंदर था, शायद ये बदलाव मुझे भी आज। तो दोस्तों, अब मैं आपको अपने बाबूजी के बारे में बताती हूँ, यानी मेरे ससुर जी के बारे में। मेरे ससुर जी की उम्र लगभग 7 साल होगी, लेकिन इस उम्र में भी वह बहुत मजबूत और ताकतवर है। हमारा व्यापार शुरू से ही अच्छा चलता आ रहा है, इसलिए हमारे परिवार को किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमारे पास नौकर, चाकर, कार और बंगला सब है। मेरी एक बेटी भी है, लेकिन वो टेस्ट चीज प्रक्रिया से पैदा हुई है। जी हाँ, मेरी बेटी मेरे पति के द्वारा पैदा नहीं हुई, क्योंकि मेरे पति में वह क्षमता नहीं है। ये बात सिर्फ मुझे और मेरे ससुर जी को पता है घर में, और किसी को भी ये बात नहीं पता, यहाँ तक कि मेरी सासू माँ को भी नहीं। जब मेरी सासू माँ ने मुझे गांव जाने के लिए कहा
तो मैं अंदर से थोड़ी खुश हो गई। उस रात मैंने अगले दिन गाँव जाने की तैयारी शुरू कर दी। फिर मैं अपने ससुर जी के कमरे में गई। हाँ, घर में मैं हमेशा साड़ी का पल्लू सिर पर ही रखती थी। हमारे घर में ये परंपरा थी कि औरतों को बिना पल्लू के किसी भी मर्द के सामने नहीं जाना चाहिए। हाँ, मैं बहुत ही संस्कारी बहू हूँ। अब मैं अपनी ससुर जी के कमरे में आई, लेकिन मेरे ससुर जी किताब पढ़ रहे थे। मैंने कहा, बाबूजी ज्यादा देर तक किताब मत पढ़िए, कल हमें जल्दी गाँव जाना है। आपने ही मुझे बताया था। मैंने अपने ससुर जी के बैग में भी कुछ सामान रखी थी, लेकिन अब ससुर जी का ध्यान कहीं और था। वह किताब पढ़ने के बजाय दूसरी ओर देख रहे थे। एक बात बताना भूल गई। मेरा नाम राधिका है। मैं एक साधारण लड़की हूँ जो परिवार और समाज के नियमों के बीच जी रही है। लेकिन इस बार की कहानी में कुछ अलग हुआ, कुछ ऐसा जिसने मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। दोस्तों, सोमवार का दिन आ गया और हम दोपहर के बाद थोड़ा देर से निकले। हम गाड़ी से जा रहे थे और मेरे ससुर जी गाड़ी चला रहे थे। ट्रैफिक की वजह से हम शाम 7 बजे हरिदगांव पहुंचे। हमारा यहाँ एक घर है, एक छोटा सा बंगला। वह एक छोटे से पहाड़ पर स्थित है, लेकिन गाड़ी वहां तक जा सकती है। एक मंजिला घर, सुंदर पहाड़, ठंडी हवा। हमारे कुछ रिश्तेदार भी थे, इसलिए उन्होंने हमें रात को खाने पर बुलाया। वहां हमारे घर की देखभाल करने वाला एक नौकर राजेश भी था, लेकिन उसकी किसी घरवाले की तबीयत थी, इसलिए वो सुबह जपीर मेरी बड़ी सासू माँ आई और हमारे बीच कुछ घरेलू बातें हुई। घर की राजनीति तो होती ही है। उस रात बड़ी सासू माँ भी हमारे घर रुकी थी और मेरे ससुर जी बड़ी सासू माँ के पति के साथ उनके घर में शराब पी रहे थे, इसलिए वह रात इसी तरह हुआ पीट गई। यानी हमारा सोमवार ऐसे आई चला गया। अगला दिन घर ना था। अगले दिन ससुर जी अपने काम के लिए गए थे और मैं बड़ी सासू माँ। उस रात हमने बड़ी सासू माँ के घर में खाना खाया और मेरे ससुर जी बड़ी सासू माँ के पति के साथ शराब का आनंद ले रहे थे। मेरे ससुर भी शराब पीते हैं, लेकिन उन्हें मेरे पति जैसी आदत नहीं है। फिर ससुर जी वहां से चले। ससुर जी ने कहा, बहू मैं बंगले पर जा रहा हूँ। बड़ी सासू माँ ने कहा, आप जाए, हमें थोड़ी बातें करनी है। कुछ समय बाद मैंने भी बड़ी सासू माँ का घर छोड़ दिया। हमारा घर बहुत बड़ा था, बंगला था, लेकिन मुझे उसे घर कहना अच्छा लगता है। नीचे एक हॉल था और ऊपर कुछ कमरे थे। छतरी छोटी थी और जैसे ही मैं बारिश में भीगकर घर के अंदर आए, मुझे एहसास हुआ कि मेरी साड़ी पूरी तरह से भीग चुकी थी और बाल खुले होने की वजह से मेरे कंधों पर लहराते हुए गिरे हुए थे। पानी की बूंदें अब भी मेरे चेहरे और बालों से टपक रही थी और हल्की सी ठंड मुझे महसूस हो रही थी। बारिश में भीगने का ये एक अलग ही अनुभव था। गर्म मोमबत्ती की हल्की रोशनी और बाहर से आती तेज बारिश की आवाज ने माहौल को और भी खास। मैंने साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए ससुर जी से कहा, बाबूजी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दीजिए, नहीं तो पानी अंदर आ जाएगा। जैसे ही उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन उनकी नजरें कुछ देर के लिए मुझ पर ठहर गई। वे मुझे नीचे से ऊपर तक देखने लगे। शायद ये देख रहे थे कि मैं पूरी तरह भीग चुकी हूँ। मुझे उनके देखे जा, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज करते हुए कहा, बाबूजी मोमबत्ती लेकर ऊपर चलिए ताकि मैं कपड़े बदल सकूं और आराम से बैठ सकूं। ससुर जी ने थोड़ी देर बाद नजरें हटाएं और हामी भरते हुए कहा, ठीक है बहू, चलो ऊपर चलते हैं। हम दोनों ऊपर के कमरे में गए। फिर मैं बाथरूम में गई और बाबूजी को बुलाया और कहा, बाबूजी यहाँ इतने सारे नल क्यों खुले हुए हैं, आप पानी बंद कर दीजिए। बाबूजी बाथरूम में आए और नल बंद करने लगे, लेकिन गलती से शोवर चालू हो गया। मैं फिर से भीग गई। हाँ, मैंने मिली साड़ी पहनी थी और सिर पर साड़ी का पल्लू भी था। फिर मैंने देखा कि बाबूजी चुपचाप मुझे ही देख रहा। बारिश के कारण
मेरी साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी और बाबूजी मेरी तरफ ही देख रहे थे। एक दिन ऐसा ही हुआ। मेरे ससुर जी हमेशा दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाते थे। उन्हें थोड़ी बहुत सिगरेट पीने की भी आदत थी। एक दिन मैं सुबह दुकान गई, बारिश हो रही थी और हमेशा की तरह मैंने साड़ी का पल्लू सिर पर लिया हुआ था। मैं बहुत ही संस्कारी बहू हूँ। मैंने छतरी ली और देखा कि मेरे ससुर जी क्रॉसिंग पर खड़े थे। मैंने छतरी आगे बढ़ाई, लेकिन बाबूजी मेरी तरफ ही देख रहे थे। उनकी नजरें मुझसे हट नहीं रही थी। हाँ, उनकी निगाहें मेरी भीगी साड़ी के बाहर दिख रहे हिस्सों पर थी। मैं घर आई और जब मैंने आईने में देखी तो मेरी साड़ी सामने से काफी भीग चुकी थी और वह मेरे शरीर से चिपकी हुई थी, जिससे सब कुछ साफ दिख रहा था। उसमें मेरी वर्दी भी दिख रही थी। साड़ी पारदर्शी होने के कारण मेरी खूबसूरती नजर आ रही थी। साड़ी पीछे से गीली थी। फिर मैं कुछ सामान लेकर घर की ओर निकल पड़ी। तब मुझे भी मजा आने लगा। मैं जानबूझकर बाबूजी के आसपास घूमने लगी। झाड़ू लगाते वक्त मैं नीचे झुकने का बहाना करती। किसी ना किसी बहाने से मैं बाबूजी को अपना प्रदर्शन दिखाने लगी और बाबूजी भी हमेशा अपनी छिपी नजरों से मुझे देखते और मेरे सुदृढ़ शरीर को देखकर आनंद लेते। कुछ देर बाद बाबूजी यानी मेरे ससुर घर आए। मैं गीली हो चुकी थी और मुझे साड़ी बदलनी पड़ी। बाबूजी बैठे हुए थे। वहां एक अलमारी थी। मैंने कपड़े निकाले और उसमें रखी दूसरी लाल साड़ी निकाल ली। उसी कमरे में एक और कमरा था। मैंने पेटी, कोट और सब कुछ लिया और दूसरी लाल साड़ी लेकर उस दूसरे कमरे में चली गई। ससुर जी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठे थे। बाबूजी मुझे साड़ी बदलते हुए देख सके, इसीलिए मैंने दरवाजा थोड़ा सा खुला रखी। फिर मैंने साड़ी बदलना शुरू किया। अब तक मैं बहुत गीली हो चुकी थी। जब मैं साड़ी बदल रही थी, मेरे ससुर चुपचाप मुझे देख रहे थे। मैंने भी उन्हें देखा, लेकिन नजरअंदाज कर साड़ी बदलते समय मेरी चूड़ियों की आवाज हो रही थी, जिससे ससुर थोड़े असहज हो गए थे। मुझे भी इस बात का आनंद मिल रहा था कि कोई मुझे चुपके से देख रहा है, फिर चाहे वह मेरे ससुर ही क्यों ना हो, लेकिन कोई तो मुझे देख ही रहा था। बाबूजी वही बरामदे में बैठे थे। मुझे पता था कि वह मेरी हरकतें देख रहे हैं। वह अपनी धोती में कुछ अच कर रहे थे। मुझे पता था कि अब बाबूजी तैयार हो चुके थे। कमरे में काफी अंधेरा था, लेकिन मोमबत्ती की रोशनी में मुझे सब कुछ साफ देख रहा था। मैंने साड़ी बदलनी शुरू की। मेरे अंग इतने बड़े थे कि साड़ी से पूरी तरह नहीं ढक पा रहे थे। मेरे और बाबूजी के बीच करीब 121 फीट का फासला था। वो सोफे पर बैठकर मुझे देख रहे थे। मैंने अपनी चप्पल का बटन खोलने की कोशिश की। बटन करा था, इसलिए उसे खोलने में मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ी। अब मेरे 999 परश के बाद वो बटन खुला। मेरी साड़ी जमीन पर गिर चुकी थी और मेरा भरा हुआ पेट और गहरी नाभिक शायद बाबूजी को दिखाई दे रही थी। अब बाबूजी पूरी तरह से मदहोश हो चुके थे। वो अपनी धोती में कुछ अर्थ कर रहे थे और उनकी हरकतें मुझे साफ दिखाई दे रही थी। क्योंकि कमरे में अंधेरा था, मैंने आखिरकार आखिरी बटन भी खोल लिया और बाबूजी की और थोड़ा ज्यादा मुड़ गई। अब तो उन्हें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा होगा। फिर मैंने ऊपर रखा कपड़ा उठाई और उसे एक तरफ फेंक दी। मैंने दूसरी साड़ी उठाई। ये सब बहुत धीरे धीरे चल रहा था। अब लगभग रात के 1 बज चुके थे। मैं बाबूजी की तरफ थोड़ा ज्यादा मुड़ गई थी। साड़ी बदलते समय मेरी चूड़ियों की खनक गूंज रही थी। साड़ी बदलते बदलते मैंने कहा से अपनी धोती में कुछ अर्थ करते हुए कहा, बहू आज बहुत काम था, लेकिन मैं थका नहीं। इस गांव की हवा बहुत अच्छी है। अब मैं अपनी साड़ी पहन ली थी और फिर दूसरा कपड़ा भी लेने लगी। धीरे धीरे मैंने बटन बंद करना शुरू किया और उसी दौरान बाबूजी से बातें कर रही थी। कमरे में बिजली नहीं थी। मैंने एक मोमबत्ती जलाई हुई थी और उसकी रोशनी में मुझे बाबूजी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था और बाबूजी को मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था। मैंने बाबूजी से कहा, बाबूजी, माँ और काका की बहुत चिंता हो रही है। बाबूजी ने
कहा, बहू तुम्हें किस बात की चिंता है? मैंने कहा, बाबूजी कल रात की तरह आज फिर से आप बरामदे में मत सो जाना, मेरे साथ बिस्तर पर सो जाना। हमारा बिस्तर काफी बड़ा है। अब मैंने अपनी साड़ी खोलकर दोबारा पहननी शुरू की थी। साड़ी पहनकर मैं धीरे धीरे घूमने लगी ताकि मेरे ससुर जी सब कुछ देख सकते। अब आखिरी हिस्सा बाकी था। मैंने साड़ी का पल्लू उठाया और खुद को अर्स्ट करते हुए बाबूजी से कहा, बाबूजी आपको कैसा लगा? आपको मजा आया ना? बाबूजी को पूरी तरह से झटका लगा। मैंने फिर कहा, हाँ बाबूजी, मुझे बताए, मुझे बिना साड़ी के देखकर आपको मजा आया। फिर मैं बालकनी में चली गई। बाबूजी अभी भी सोफे पर बैठे थे और मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने कहा, अरे बाबूजी आप भी बालकनी में आए? तभी बाबूजी भी बालकनी में आ गए। मैंने उनसे फिर पूछा, बाबूजी आपको कैसा लगा? बताए, मुझे साड़ी बदलते देखकर आपको मजा आया होगा। मैं उनके सामने सिर पर पल्लू रखकर खड़ी थी। मैंने कहा, बाबूजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बाबूजी बोले, हाँ बहू बताओ क्या बात करनी है? मैंने कहा, बाबूजी आपको याद है जब कभी आपके दोस्त या मेरे पति के दोस्त आते हैं तो मैं आपको कहती हूँ कि उनके लिए चाय ले जाए। बाबूजी ने कहा, बाबू मुझे याद है। मैंने कहा, बाबूजी आपके दोस्त और मेरे पति के दोस्त मुझे उस नज़र से देखते हैं, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाबूजी ने कहा, अरे बहू तुम्हें ऐसा सोचने का कोई नहीं है। मैंने कहा, बाबूजी ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए और मुझे पता है कि आप भी मुझे कैसे देखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आपकी नज़र पसंद है। बाबूजी कुछ पल रुके और फिर बोले, बहू क्या तुम खुश हो? मैंने कहा, बाबूजी अब असली मुद्दे पर आते हैं। बाबूजी बोले, हाँ बहू क्या मुद्दा है बताओ, संकोच मत करो। मैंने कहा, बाबूजी क्या आपको लगता है कि मैं खुश हूँ? हाँ मैं खुश हूँ, क्योंकि अमीर है, हमारे पास सब कुछ है, कार है, बंगला है, पैसा है। बाबूजी बोले, बहू लेकिन क्या संकोच मत करो, मुझे हमेशा तुम्हें खुश देखना अच्छा लगता है। मैंने कहा, लेकिन बाबूजी मैं खुश नहीं हूँ। बाबूजी बोले, बहू बताओ तुम्हें खुश रखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा, आपका बेटा। बाबूजी बोले, बहू मेरे बेटे में क्या समस्या है बताओ। मैंने कहा, बाबूजी क्या आपको लगता है कि सिर्फ गाड़ी और बंगला होने से ही सब सुखी होते हैं? असल खुशी पत्नी की बेदरू में होती है। बाबूजी बोले, बहू बताओ संकोच मत करो। मैंने कहा, बाबूजी आपका बेटा मेरे साथ कुछ भी नहीं करता, अब उसमें मुझे सुख देने की ताकत नहीं है। हाँ बाबूजी मुझे आनंद चाहिए। बाबूजी बोले, बहू और क्या? मैंने कहा, मुझे पता है कि आप अपनी पत्नी यानी सासुमाँ के साथ भी कुछ नहीं कर सकते, आपको कई सालों से कोई सुख नहीं मिला ही आपकी पत्नी से और ना ही किसी अन्य महिला से। बाबूजी शांति से सुन रहे थे। मैंने कहा, मुझे पता है कि आप कभी कभी मुझे वैसे देखते हैं। मुझे पता है कि आज जब मैं आपके कमरे में आई थी तो आप किताब पढ़ने की बजाय मुझे देख रहे थे। फिर बाबूजी थोड़े नर्वस हो गए। बाबूजी ने अचानक गंभीरता से कहा, बहू तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा और ना ही तुम्हें इस नज़र से देखा। तुम तो हमारे घर की इज़्ज़त हो और मेरी नज़रें हमेशा तुम्हारे प्रति आदर और सम्मान की रही है। मैं थोड़ी घबराई लेकिन अपनी बात जारी रखी। बाबूजी मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी कभी लगता है कि हम अपने रिश्तों में खुलकर बात नहीं कर पाते। आप हमेशा मुझे बहुत मानते हैं, लेकिन मैंने कई बार आपकी नज़रों में कुछ अलग देखा है। बाबूजी थोड़े असहज हो गए, लेकिन उन्होंने फिर से गंभीरता से जवाब दिया, तुम्हारी सोच गलत है। बहु परिवार के रिश्ते बहुत पवित्र होते हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तुम्हें इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। अगर तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है, तुम्हें माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरा इरादा कभी भी ऐसा नहीं रहा। मैंने महसूस किया कि बाबूजी की बातों में सच्चाई थी। उन्होंने हमेशा घर की जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाया था और शायद मैंने कुछ गलत पहने की वजह से ऐसा सोचा। मैंने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैंने शायद कुछ गलत समझा। बाबूजी ने नरमी से कहा, बहू इस घर में तुम हमारी बेटी जैसी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो
और अपने दिल में ऐसी बातें ना रखो जो रिश्तों को कमजोर करें। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने बिना वजह अपने और बाबूजी के रिश्ते को लेकर गलत फहमी पाल ली। मैंने खुद से वादा किया कि आगे से मैं कभी इस तरह की बातें नहीं सोचूंगी और परिवार के रिश्तों को सम्मान दूंगी। रिश्तों में ईमानदारी और खुला संवाद बहुत आवश्यक है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी हिचकिचाहट के साझा करते हैं तो हम एक मजबूत बुनियाद बनाते हैं। किसी भी रिश्ते की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि हम एक दूसरे के प्रति कितने ईमानदार और पारदर्शी हैं। कभी कभी हम अपनी सोच और भावनाओं को छिपाते हैं, जिसके कारण गलत फहमियां पैदा हो जाती है। जब हम किसी को लेकर पूर्वाग्रह बना लेते हैं तो हम वास्तविकता से दूर चले जाते हैं। ये भ्रम हमें रिश्तों में अनावश्यक तनाव पैदा करने की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने मन की बात साझा नहीं करते हैं तो दूसरे व्यक्ति को हमारे बारे में सही समझ नहीं होगी, जिससे वो गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। एक दूसरे के साथ खुलकर बात करना आवश्यक है। इससे न केवल हम अपनी भावनाओं को स्पष्ट कर पाते हैं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को हमारी स्थिति और विचारों के बारे में सही जानकारी मिले। ईमानदार संवाद से रिश्तों में विश्वास और समझ बढ़ती है, जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। रिश्तों को सफल बनाने के लिए संवाद को प्राथमिकता देना चाहिए। स्वरूप, मुझे बेटी मिली। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।